हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग ठीक ठाक हैं और कंटिन्यू है चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर नंबर 16 और आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टॉर्क। टॉर्क जो है बच्चों, ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। हम इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे और उसके साथ हम इसमें से कुछ शॉर्ट, कुछ एमसीक्यूज़ और इसके की पॉइंट्स जो है उनको नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोग जो है वो कंटिन्यू है इस सीरीज़ के साथ। चैप्टर नंबर 2 जो हमने स्टार्ट किया है, इस चैप्टर को हम लोग छोटे छोटे लेक्चर्स में जो है वो स्टडी कर रहे हैं और एक लेक्चर जो है वो ऑलमोस्ट जैसे एक रेगुलर टाइम इंटरवल होता है 40 मिनट्स, उसमें हम इसको लेके चल रहे हैं। तो आप लोग बच्चों इस चैप्टर की मुकम्मल तैयारी जो है इन वीडियो लेक्चर की जो सीरीज़ है इससे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इसमें आप लोग जो क्वेश्चंस वगैरह मुझे सेंड करते हैं उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को रिप्लाई कर देता हूँ। जो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूं और अगर मुझे फील हो कि कोई क्वेश्चन ऐसा जेनेरिक है जो सबको पता होना चाहिए तो उस पर अलग से भी एक वीडियो लेक्चर बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा लेक्चर जो है टॉर्क, उसमें हम लोग टॉर्क की डेफिनेशन देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स, और टॉर्क ऑफ ए रिजिड बॉडी देखेंगे। अगर एक रिजिड बॉडी हो उसको किस तरह से टॉर्क अप्लाई होगा, क्या रोटेशन होगी, और लास्ट पर हम लोग एक या दो एग्जाम्पल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा लेक्चर टॉर्क। टॉर्क जो है सबसे पहले इसको बच्चों डिफाइन करते हैं और फिर इसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। ठीक है, कि हम लोग टॉर्क जो है फिजिक्स में जब हम टॉर्क कहते हैं तो व्हाट डज इट मीन्स। तो सबसे पहले बच्चों टॉर्क की डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन लिख कर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन आप लोग इसमें लिख सकते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी। Turning effect of force on a body is known as torque. Is known as torque. ठीक है, या ये कह लें बच्चों कि रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ बॉडी, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ बॉडी इज नोन एज टॉर्क। उसमें सबसे जो पॉपुलर डेफिनेशन, ये सबसे जो पॉपुलर वर्ड्स हैं वो यही हैं कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी इज़ नोन एज टॉर्क। ठीक है, इसको बच्चों हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ, जैसे टी लिखते हैं, मतलब उसी को थोड़ा सा ऊपर से हम इस तरह चेंज कर देंगे, इस तरह टाउ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें बच्चों इसका जो आइडिया है, जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जो टॉर्क है बच्चों इसका ताल्लुक जो है वो रोटेशनल मोशन से है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर टॉर्क की बात होगी, जब हम ये कहेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे टॉर्क अप्लाई हो रहा है, या इनडायरेक्टली जब भी टॉर्क की बात होगी, तो हमारे जहन में बच्चों जो सबसे पहली चीज़ आएगी वो ये होगी कि कोई बॉडी रोटेट कर रहा है। ठीक है, अपने एक्सिस के अराउंड उसकी रोटेशन हो रही है। तो किसी बॉडी की अपने एक्सिस के अराउंड जो मूवमेंट है जिसको हम रोटेशन कहेंगे, तो रोटेशन जो है उसका लिंक है टॉर्क के साथ। ठीक है, तो वेन एवर देर इज़ अ टर्म टॉर्क इन्वॉल्व्ड, तो दैट मीन समथिंग रोटेशनल मोशन इज़ गोइंग ऑन, राइट। इस तरह से आप लोग इसको कह सकते हैं। फ़र्ज़ करें जो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के जो है इस ऑब्जेक्ट पर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं और ये ऑब्जेक्ट जो है ये कैपेबल है कि ये रोटेट कर सके। ठीक है, इसमें एबिलिटी है, या इस तरह से ये ऑब्जेक्ट अरेंज है कि ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर सकता है। ठीक है, इसकी कुछ अरेंजमेंट ऐसी है। अब ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर सकता है तो एक पॉइंट के अबाउट ये ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट करेगा। दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड पाइवोट, राइट, PIVOT। सो पाइवोट पॉइंट जो है इसके अबाउट ये ऑब्जेक्ट जो है ये घूमने की एबिलिटी रखता है। तो जब हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस फोर्स की वजह से, लेट्स से कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं इन सर्टेन डायरेक्शन, तो इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट में मतलब अरेंजमेंट इसकी ऐसी है कि ये रोटेट कर सकता है। तो इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो हमने फोर्स अप्लाई की और ये ऑब्जेक्ट जो है ये रोटेट होना शुरू हो गया। नॉर्मली बच्चों जो हम फोर्स का कॉन्सेप्ट लेते हैं या फोर्स की जो अंडरस्टैंडिंग लेते हैं उसमें उसकी हम लीनियर मोशन के हवाले से लेते हैं, जो आम जनरल टॉपिक्स हम पढ़ते हैं। यानी जब हम किसी मैस के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे हम स्टडी करते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास एक मैस है और हमने इस मैस के ऊपर, ये मैस M है, हमने इस मैस के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई की और इस फोर्स की वजह से इस मैस की
एक लीनियर मोशन जो है ये स्टार्ट हो गई। ठीक है, मतलब आम तौर पे जो हम फोर्स की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं या आम तौर पे फोर्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो फोर्स की डिस्कशन के हवाले से हम ये देखते हैं कि जैसे इस मैस के ऊपर फोर्स अप्लाई की तो फोर्स अप्लाई करने से ये मैस इस तरफ को मूव होना शुरू हो गया। दैट मीन्स के फोर्स की वजह से इस मैस के अंदर लीनियर मोशन जो है वो पैदा हो गई। उसके फिर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, उसके जितने भी दीगर जो उसकी चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो फोर्स की वजह से लीनियर मोशन पैदा होती है, डेफिनेटली ये चीज़ तो है। लेकिन बच्चों एक रोटेशनल मोशन जो है जब हम उसकी बात करते हैं, लीनियर से हट के थोड़ा सा डिफरेंट, कि जब कोई बॉडी रोटेट करता है तो उस वक्त वो रोटेशन जो है वो भी फोर्स की वजह से हो सकती है। फोर्स की वजह से लीनियर मोशन भी पैदा हो सकती है और फोर्स की वजह से रोटेशन भी पैदा हो सकती है किसी बॉडी के अंदर, राइट। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप देख सकते हो, जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो रोटेशनल मोशन है, इट मीन्स कि दे आर गोइंग अंडर सम टाइप ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क जो है वहाँ पे इन्वॉल्व होगा। तो जैसे मैंने कहा कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स है वो एक्ट की और इस फोर्स की वजह से ये इस अपने पाइवोट पॉइंट के अराउंड घूमना शुरू हो गया, तो वी से दिस इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, राइट। मतलब फोर्स तो अप्लाई हुई और उस फोर्स की वजह से इस बॉडी के अंदर टर्निंग इफेक्ट आया और ये रोटेट होना, टर्न होना स्टार्ट होगी ये बॉडी, इसकी एंगुलर मोशन स्टार्ट होगी। समटाइम ये भी इसको कह देते हैं कि ये बॉडी जो है इसने एंगुलर मोशन स्टार्ट कर दी, रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर दी, या समटाइम सर्कुलर मोशन जो है वो स्टार्ट कर दी। इस तरह से अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। तो टर्निंग इफेक्ट बेसिकली है कि टर्निंग इफेक्ट इज ऑपोजिट टू लीनियर मोशन, राइट। लीनियर मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। टर्निंग जो है दैट इज मूविंग अराउंड थ्रू सम एंगल, किसी एंगल पर मूव करना, एंगुलर मोशन बना देना। तो दिस ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू सम एंगुलर मोशन। तो इस पर जब फोर्स अप्लाई हुआ तो फोर्स अप्लाई करने पर ये बॉडी रोटेट हुआ, एंगुलर मोशन इसने की, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं दिस इज टॉर्क, राइट। सो टॉर्क इज एक्चुअली टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी। अब ये जो टर्निंग इफेक्ट है इसमें फोर्स कोई भी हो सकती है। फोर्स बच्चों मैनुअल हो सकती है, ह्यूमन फोर्स हो सकती है, फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकती है, फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स हो सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस जो हैं ये हो सकती हैं और ऑब्जेक्ट जो है उसकी रोटेशन जो है वो हो सकती है। जैसे चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को बच्चों हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भेज दें तो वो मतलब उसमें उसकी टर्निंग इफेक्ट उस चार्ज पार्टिकल में आएगा या उसमें मूव करेगा। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स में जो है वो टर्निंग इफेक्ट आता है तो वहाँ पे टॉर्क इन्वॉल्व होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फैंस हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फैंस में मोटर्स हैं और वो मोटर्स जो है वो टॉर्क की वजह से रोटेट करती हैं। ठीक है, तो टॉर्क व्हेन एवर देयर इज़ अ रोटेशनल इफेक्ट, व्हेन देयर इज़ अ टर्निंग इफेक्ट, इट मीन्स टॉर्क इज़ इन्वॉल्व्ड। वहाँ पे हम पे टॉर्क की टर्म जो है उसको ले आते हैं। सो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी इज़ नोन एज टॉर्क। ठीक है बच्चों, सो टॉर्क डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। अब अगली बात जो है उसको हम लिखेंगे कि टॉर्क डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। टॉर्क दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, या यूँ कह लें बच्चों कि किसी बॉडी का जो टर्निंग इफेक्ट है, किसी बॉडी का जो रोटेशनल इफेक्ट है कि कोई बॉडी जो है वो कितना रोटेट करेगा, या किसी बॉडी के अंदर कितना रोटेशनल एबिलिटी है। अब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया और इस फोर्स की वजह से ये बॉडी जो है वो कितना रोटेट हुआ, बहुत ज़्यादा रोटेट होना शुरू हो गया या स्लाइट रोटेशन आई, तो वट एवर इज़ अबाउट रोटेशन, कितनी रोटेशन हुई है। तो इस चीज़ को जो हम कहते हैं कि टॉर्क जो है दैट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। नंबर वन इसमें हम कहते हैं, पहले नंबर पे बच्चों हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, राइट, अंडरस्टूड। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हाउ मच फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड, कितनी फोर्स अप्लाई की हमने इस बॉडी के ऊपर जिसकी वजह से इस बॉडी ने रोटेट होना शुरू किया। सो दैट इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, राइट। उसके बाद है बच्चों नंबर टू हम लिखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेकंड थिंग इज perpendicular distance of line of action of force to pivot point, so perpendicular distance of line of action of force to pivot point। कि नंबर वन बच्चों इसमें देखें कि टॉर्क उतना ज़्यादा होगा जितना किसी फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर आप 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, 20 न्यूटन फोर्स लगाते हैं,
और 100 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हाउ मच फोर्स इज़ बीइंग अप्लाइड। ठीक है, जितनी ज़्यादा फोर्स आप अप्लाई करेंगे किसी बॉडी के अंदर रोटेशनल इफेक्ट उतना ज़्यादा बनेगा। और दूसरा जो ये है कि ये जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को अगर हम देखें तो ये फोर्स जो है यहाँ पे अप्लाई हो रही है, और इसको अगर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दें और उसको एक्सटेंड करें तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एट व्हाट पॉइंट द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड, वहाँ से जो हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस राइट फ्रॉम पाइवोट, कि जो फोर्स अप्लाई हो रही है उस फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पाइवोट पॉइंट से कितना होगा। पाइवोट पॉइंट वो पॉइंट है जिसके अबाउट इस बॉडी ने रोटेट करना है। तो वो जो फोर्स अप्लाई की है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, एक तो हम ये देखते हैं टॉर्क में, और दूसरा जो देखते हैं पाइवोट पॉइंट से इस फोर्स का जो डिस्टेंस है आर, वो कितना है। अगर उसको मैं आर से शो करूं या समटाइम्स उसको एल से लेंथ के मानों में शो कर लेते हैं, या अगर उसको एल लिख लें लेट्स से, जैसे बुक में हमारे लिखा है तो बुक वाले ने इसको एल भी लिखा है, तो एल है, एल इज़ लेंथ। व्हाट इज़ लेंथ? लेंथ बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पाइवोट। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये जो एल होगा। तो इन दोनों चीज़ों को हम देखते हैं जब हम टॉर्क की कैलकुलेशन करते हैं। तो उसमें ये कहेंगे जितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ज़्यादा होगा उतना जो उसमें टर्निंग इफेक्ट या रोटेशनल इफेक्ट जो है वो ज़्यादा आएगा उस बॉडी के अंदर। या दूसरे लफ्ज़ों में बच्चों, जितना ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है पाइवोट पॉइंट से फोर्स का की जो लाइन ऑफ एक्शन है उससे जितना ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा, इट मीन्स कि उतना रोटेशनल इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा। इसलिए बच्चों हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें एग्जांपल दी हुई है एक स्पैनर की। तो एक मतलब कोई मैकेनिक है वो एक स्पैनर यूज़ करता है किसी नट को ओपन करने के लिए, तो उसमें वो स्पैनर की डिफरेंट लेंथ्स बताता है। एक स्पैनर है जिसकी लेंथ कम है, एक स्पैनर है जिसकी लेंथ ज़्यादा है। तो एक ही मैकेनिक है वो सेम फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन अगर वो दो स्पैनर जो है, छोटा और बड़ी लेंथ वाला स्पैनर, उसमें से बड़ी लेंथ वाला स्पैनर अगर यूज़ करता है तो उससे जो नट है उसको खोलना आसान है, क्योंकि उसमें टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लेंथ है, ये स्पैनर में ये लेंथ ज़्यादा हो जाती है, फोर्स अप्लाई करते हैं पाइवोट पॉइंट से, ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, तो इट मीन्स के टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। तो टॉर्क जो है दैट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, नंबर 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू पाइवोट पॉइंट। अगर इसको लिखना चाहें मैथमेटिकली तो टॉर्क जो है दैट इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू एल इंटू एफ। एल जो है वो यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू पाइवोट, और एफ जो है दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो इस तरह से हम टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ से देख सकते हैं। तो इसको जो हम कह सकते हैं दिस इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। ठीक है, सो दिस इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क राइट। और यहाँ से जो इसके यूनिट्स भी हम देख सकते हैं, अगर टॉर्क की कैलकुलेशन करते हैं तो इसके यूनिट जो हैं वो हम लिखते हैं न्यूटन मीटर राइट, फोर्स के न्यूटन और लेंथ के मीटर। तो इस तरह टॉर्क के यूनिट जो है न्यूटन मीटर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ऑलराइट, चलें ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम ये देखते हैं, ओके इसको नोट कर लें, ओके। तो अब नेक्स्ट बच्चों ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी हो और उस रिजिड बॉडी के ऊपर जो है हम फोर्स अप्लाई करें तो उससे जो टॉर्क बनेगा वो कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड जो है उसकी क्या वैल्यू बनेगी, और अगर वो फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर नहीं होती तो उस केस में क्या होगा। तो इसमें हम कहेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। ठीक है, इसकी है ये हेडिंग बनाते हैं हम, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। ओके, फर्स्ट कीजिए बच्चों हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक रिजिड बॉडी है इस तरह से, ये भी ऑब्जेक्ट है रैंडम ऑब्जेक्ट, और इसका ये वाला जो एक पाइवोट पॉइंट है विच इज़ पी, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स एक्ट करती है उस फोर्स की ये डायरेक्शन है विच इज़ एफ़, इसको एफ़ से शो करते हैं। और इसका जो डिस्टेंस है या ये जो ओ पॉइंट है, लेट्स से कि इस पॉइंट को, पाइवोट पॉइंट को हम ओ कह लेते हैं, और जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई हो रही है इसको पी कह लेते हैं। अब फोर्स जो है वो पॉइंट पी पे बच्चों एक्ट कर रही है, और इस पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है पाइवोट पॉइंट से डेफिनेटली लेंगे हम, तो दैट पोजीशन वेक्टर इज़ आर। ठीक है, सो आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी एट द पॉइंट एट विच फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। तो पी पॉइंट पर जो फोर्स है वो लग रही है और ओ पॉइंट तक इसका पोजीशन वेक्टर आर है, यानी जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर है। अभी आप बच्चों देखो कि ये जो फोर्स है यहाँ पे मैंने शो की, दिस फोर्स
इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू आर, यानी अभी जो मैंने एक पॉइंट लिखा था कि जो फोर्स हम लेते हैं जब टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें जब हम फोर्स लेते हैं तो वो जो फोर्स है वो उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, जैसे जिससे हम जो है, जैसे ये वेक्टर मैंने शो किया है, तो इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है उस लाइन ऑफ एक्शन का पाइवोट से जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट। ये पॉइंट अभी मैंने लिखा था। तो इस तरह से हम टॉर्क की कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन इस केस में जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि अगर आप देखें तो जो इस फोर्स का यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आर, यानी यूँ कहने कि अगर आर को मैं एक्सटेंड कर दूँ, आर को इस तरफ, तो फिर आर और एफ जो है इनके दरमियान एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। तो इस केस में अगर हम टॉर्क कैलकुलेट करना चाहें तो टॉर्क तो उसी तरह कैलकुलेट होगा कि जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेंगे ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू पाइवोट। तो यहाँ पे फोर्स जो है ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो इस केस में बच्चों हम ये करते हैं कि इस फोर्स के कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और इस कंपोनेंट्स जो है वो हम जानते हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि कंपोनेंट्स जो है वो किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो फोर्स के बच्चों दो कंपोनेंट्स हम बनाएंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर, ठीक है, और एक होगा बच्चों परपेंडिकुलर टू आर, ठीक है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इस तरफ को बच्चों अगर हम आर लेते हैं, तो इस तरफ को अगर फोर्स है एफ और ये एंगल थीटा है, तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आर पे दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं फोर्स के, एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट जो है एफ साइन थीटा, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब जो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है कंपोनेंट्स जब हम ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की जब हम बात करते हैं, तो आई एम श्योर कि आप सब लोगों को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है वो पता है। अगर नहीं तो आप लोग लेक्चर जो है वो लास्ट देख सकते हैं, उसमें हमने ये पढ़ा था कि ये हमारे पास जो है ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स जो है वो बन सकते हैं। यहाँ पे एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस विच इज़ ए एक्स कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट होता है अलोंग वाई एक्सिस विच इज़ नोन एज ए वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो इस एफ के दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक कंपोनेंट बच्चों बनाएंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर इस तरफ को, और एक बच्चों यहाँ पे हम कंपोनेंट बनाएंगे विच इज़ परपेंडिकुलर टू आर, उसको यहाँ पे हम दिखाएंगे दिस कंपोनेंट। इस कंपोनेंट को जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर है, जो अलोंग थीटा है, इस कंपोनेंट को हम कहेंगे एफ कॉस थीटा, और वो कंपोनेंट जो आर पे परपेंडिकुलर है, इस कंपोनेंट को हम कहेंगे एफ साइन थीटा, ठीक है। एफ के कंपोनेंट्स हैं, तो एक होगा एफ कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा, ठीक है। जैसे ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर इसका एक्स के अलोंग कंपोनेंट ए एक्स है, वाई के अलोंग कंपोनेंट ए वाई है, तो इस एफ का जो आर के अलोंग कंपोनेंट है वो एफ कॉस थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट जो इस एफ कॉस थीटा के साथ परपेंडिकुलर है वो एफ साइन थीटा है, राइट। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इस बॉडी में जो रोटेशनल इफेक्ट आएगा, जब ये बॉडी रोटेट करेगी, तो उस केस में इस बॉडी का जो टॉर्क होगा दैट विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब इस केस में बच्चों हम देखेंगे कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच इज़ परपेंडिकुलर फ्रॉम पाइवोट पॉइंट। अब ये एफ साइन थीटा जो है, अगर आप देखें तो एफ साइन थीटा जो है ये इस फोर्स का वो कंपोनेंट है, या ये वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है जिसकी लाइन ऑफ एक्शन देखें तो ये परपेंडिकुलर है पाइवोट से, तो ये डिस्टेंस हम मूवमेंट आर्म कहेंगे, या ये वो डिस्टेंस है जिसको अभी मैंने डिफाइन किया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू पाइवोट, राइट। इसको मूवमेंट आर्म भी हम कहते हैं, राइट, मूवमेंट आर्म। तो यहाँ पे बच्चों आर होगा विच इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पी, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ जो हम फोर्स मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल नाउ बी एफ साइन थीटा, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो अभी मैंने बताया था, रूल बताया था कि टॉर्क किस तरह कैलकुलेट करते हैं। टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए हम दो चीज़ें देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देखते हैं, और उसके बाद बच्चों हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू पाइवोट। तो उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल जो है वो ट्रू हो गया कि यहाँ पे जो टॉर्क होगा जो इस बॉडी को रोटेट करेगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट टॉर्क इज आर एफ इंटू साइन थीटा, ठीक है, जैसे अभी मैंने लास्ट पे लिखा था। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। सो दिस टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ दिस रिजिड बॉडी, राइट। समझ आ गई बच्चों बात की, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब इसमें बच्चों एक ऑल्टरनेट वे ये है कि अगर आप चाहें तो फोर्स के कंपोनेंट जैसे ये मैंने बनाए हैं, इस तरह फोर्स के कंपोनेंट से भी ये मैग्नीट्यूड आ सकता है, और दूसरा जो ऑल्टरनेट ये है कि हम इसी रिजिड बॉडी में जो है वो कंपोनेंट ले लें आर के, ठीक है, आर के कंपोनेंट बना लेते हैं।
तो इस तरफ जो है ये फोर्स है F और ये पाइवोट पॉइंट और ये पॉइंट P है, इसका पोजीशन वेक्टर R है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है बच्चों कि हम जो है वो F के कंपोनेंट्स नहीं बनाएं, हम लोग जो है वो R के कंपोनेंट बना सकते हैं, ठीक है। R के कंपोनेंट भी यहाँ पे बन सकते हैं, एक ऑल्टरनेट वे है। अदरवाइज़ इस तरह भी मैग्नीट्यूड तो हमने फाइंड कर लिया है टॉर्क का, तो ये हमारे पास F है। अब जो अगर हम R के कंपोनेंट बनाते हैं तो R के कंपोनेंट में भी यही रूल जो है वो हम देखेंगे कि R के दो कंपोनेंट्स इस तरह बनेंगे कि एक कंपोनेंट F के अलोंग होगा और दूसरा कंपोनेंट जो है वो F के साथ परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यहाँ पे F के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे कंपोनेंट्स R के। तो अगर बच्चों इस तरह अगर हम देखें तो ये पोजीशन वेक्टर R है, तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर, तो यहाँ से ये वाली लाइन जो है वो ड्रॉ होती है, यानी कि एक ये कंपोनेंट बनेगा R का, यहाँ से ये थीटा, ये वाला कंपोनेंट बनेगा R का विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और दूसरा जो कंपोनेंट ये वाला होगा विच इज़ परपेंडिकुलर टू फोर्स, ठीक है। R के दो कंपोनेंट बनेंगे। अब जो ये रूल है कि थीटा के सामने वाला कंपोनेंट हमेशा साइन होता है, तो ये एक ट्रिक मैंने बताया था कि जब आप दो किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाते हैं तो उसमें जो थीटा के सामने वाला कंपोनेंट है उसको साइन लेते हैं हमेशा और साथ वाले को कॉस लेते हैं। तो इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा दैट इज़ R साइन थीटा, और ये जो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा ये कंपोनेंट होगा R कॉस थीटा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। इस केस में ये हमारे पास पॉइंट P है, इस केस में अगर हम टॉर्क जो है उसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पे बच्चों जो टॉर्क होगा उसमें फिर वही रूल होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू पाइवोट। तो वही डिस्टेंस अगर हम देखें तो इस केस में फोर्स का मैग्नीट्यूड F ही रहेगा और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो बन जाएगा हमारे पास R साइन थीटा। नाउ फोर्स F इज़ परपेंडिकुलर टू दिस R साइन थीटा। तो फिर यहाँ से जो हम टॉर्क जो है दोबारा से लिख सकते हैं R F इंटू साइन थीटा। ये एक ऑल्टरनेट वे है कि अगर हम चाहें तो R के कंपोनेंट्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज़ F के कंपोनेंट्स तो हमने ड्रॉ किए ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बच्चों मैं कह रहा था कि ये जो F है, F फोर्स की वजह से इसके अंदर बॉडी के अंदर रोटेशन आएगी इस रिजिड बॉडी में, तो उसमें F के दो कंपोनेंट्स बने, F कॉस थीटा, F साइन थीटा। तो इसमें ये बात भी अंडरस्टूड है कि इस F का बच्चों ये जो कंपोनेंट है F कॉस थीटा, इसकी वजह से कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ये भी बात आपने नोट करनी है कि F कॉस थीटा will not produce F cos theta will not produce any torque, राइट। इससे कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि F cos theta जो है इसकी वजह से बच्चों कोई रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। और ये क्यों नहीं प्रोड्यूस होगा, तो इसके लिए बच्चों रूल ये है कि अगर कोई फोर्स, अगर फ़र्ज़ करें ये बच्चों हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और ये इसका पाइवट पॉइंट O है, अगर बच्चों कोई फोर्स जो है वो पाइवोट से गुजरती है, जैसे ये एक फोर्स है, ये फोर्स जो है ये अप्लाई की है हमने पाइवोट पे, इस तरह से अप्लाई की है कि इस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है कि ये फोर्स जो है इस पाइवोट पॉइंट से गुजरती है। तो उस केस में जब हम टॉर्क लेते हैं तो उसमें R और F करते हैं, तो उस केस में R जो है वो ज़ीरो हो जाता है। जो जब कोई फोर्स पाइवोट पॉइंट से गुजर जाती है तो इट मीन्स कि उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम पाइवोट पॉइंट दैट गोज़ टू ज़ीरो, तो टॉर्क जो है वो ज़ीरो हो जाता है। इसीलिए ये जो F cos थीटा है, ये जो अलोंग R, ये वो फोर्स का वो कंपोनेंट है जिसकी लाइन ऑफ एक्शन ओरिजिन से या पाइवोट पॉइंट O से गुजरती है। इसलिए F cos थीटा इस फोर्स का वो कंपोनेंट जिसकी वजह से कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। टॉर्क सिर्फ प्रोड्यूस होगा F sin थीटा की वजह से जो इस बॉडी को रोटेट करवाएगा और परपेंडिकुलर है इस मूवमेंट आर्म R के साथ, ठीक है। तो R के साथ ये है। तो दोनों केसेस में बहरहाल हमारे पास बच्चों जो इसमें टॉर्क है वो R F sin थीटा जो है ये बन जाता है, बेशक हम F के कंपोनेंट्स ड्रॉ करें या हम R के कंपोनेंट्स ड्रॉ करें। अब जो टॉर्क जो है इसमें मैग्नीट्यूड तो हमने फाइंड कर लिया कि टॉर्क जो है उसका मैग्नीट्यूड R F sin थीटा है। दोनों केसेस में टॉर्क का मैग्नीट्यूड R F sin थीटा है, जहाँ पे R जो है ये मूवमेंट आर्म का मैग्नीट्यूड, F जो है ये फोर्स का मैग्नीट्यूड, और थीटा जो है ये एंगल है बिटवीन मूवमेंट आर्म एंड फोर्स, राइट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू पाइवोट, उसके दरमियान जो है ये एंगल है। अगर ये एंगल 90 हो जाता है तो अंडरस्टूड है कि साइन 90 जो है 1 होगा, तो उस केस में टॉर्क जो है वो सिर्फ RF ही रह जाएगा, ठीक है। अब जो ये है कि टॉर्क जो है इसको हम कहते हैं ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी ज़रूरी है।
ठीक है। डायरेक्शन बच्चों इसलिए ज़रूरी है यहाँ पे कि जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे और ये रिजिड बॉडी रोटेट करेगा तो रोटेशन जो है दैट हैज़ सर्टेन डायरेक्शन. A body can have rotation in clockwise direction, a body can have rotation in anti-clockwise direction. Means कि इतना ही मैग्नीट्यूड जो है टॉर्क का हो आर एफ साइन थीटा, अगर यही मैग्नीट्यूड इस रिजिड बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है तो ये बॉडी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है, या इसकी कोई और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी हो सकती है. तो अब इस सिनेरियो में जब हम देखते हैं तो बच्चों यहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी है कि हम टॉर्क की डायरेक्शन भी बताएं. तो जब डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट आ जाती है तो उस केस में वो जो फिज़िकल क्वांटिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है. तो हम ये कहते हैं कि टू रिप्रेजेंट टॉर्क इन वेक्टर, टू रिप्रेजेंट टॉर्क एज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है. इसको वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, टॉर्क जो है उसमें फिर हम लिख देते हैं दैट इज़ इक्वल्स टू टॉर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर वेक्टर साइन डालेंगे, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे विच इज़ आर एफ साइन थीटा, और डायरेक्शन के लिए जो रैंडमली हम यहाँ पे एन जो है एन यूनिट वेक्टर जो है ये लिख देते हैं. इट मीन्स कि इट हैज़ सर्टेन डायरेक्शन एन, ठीक. सो टॉर्क हैज़ सर्टेन डायरेक्शन एन. तो आर एफ साइन थीटा इसका मैग्नीट्यूड और एन जो है ये इसकी डायरेक्शन. और एन जो है इसको हम कैसे डिटरमिन करते हैं, पहले इसको यूँ देखें कि टॉर्क को बच्चों हम यूँ भी लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, ठीक है. सो टॉर्क जो है दैट इज़ एक्चुअली वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आर मूवमेंट आर्म एंड फोर्स एफ, ठीक है बच्चों. तो मूवमेंट आर्म यानी आर और एफ जो है फोर्स, इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट है दैट गिव्स अस टॉर्क, राइट. ये यहाँ से हमने डिफाइन किया. लास्ट लेक्चर नंबर 13 में हमने वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट, तो उसको आर क्रॉस एफ लिखेंगे दैट इज इक्वल्स टू टॉर्क, ठीक. और अगर मुझे यहाँ पे हम टॉर्क की डायरेक्शन लेना चाहें, एक्चुअल डायरेक्शन लेना चाहें टॉर्क की, तो उसके लिए जो हमने राइट हैंड रूल पढ़ा था कि राइट हैंड रूल जो है उससे हम टॉर्क की डायरेक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं. तो उसके लिए जो ये है कि आप ये देखें, सबसे पहले तो हमें देखना है कि आर और एफ वेक्टर जो है ये कहाँ है. तो आर और एफ वेक्टर जो है वो एक प्लेन में होंगे किसी जगह. जैसे यहाँ पे आप देखें तो ये जैसे प्लेन में मैंने आर वेक्टर इस तरफ ड्रॉ किया है और एफ वेक्टर इस तरफ ड्रॉ किया है. तो आर की ये डायरेक्शन है और एफ की ये डायरेक्शन है. तो वेक्टर प्रोडक्ट के लिए पहले हम दोनों वेक्टर्स जो हैं उनकी टेल्स जो है उनको एक पॉइंट के ऊपर मिला देते हैं. जैसे इस तरफ को जो है ये भी जो हमारे पास आर है और इस तरफ को जो है ये हमारे पास एफ है, और दोनों के दरमियान एंगल बनता है थीटा. थीटा इज स्मॉलर एंगल, राइट. बड़ा एंगल इधर से बनेगा, वो ज़्यादा होगा, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इस वैल्यू कम होगी थीटा की, तो स्मॉलर एंगल मिलेंगे. तो स्मॉलर एंगल में अगर हम देखें बच्चों तो ये आर है, ये एफ है. अगर राइट हैंड रूल यूज़ करें और यही प्लेन हो जो वाइट बोर्ड हमारा प्लेन है, इसी प्लेन में अगर मैं लूँ और आर क्रॉस एफ करूँ तो थंब जो है ये आउट ऑफ द प्लेन यानी बाहर की तरफ, आप लोगों की तरफ थंब की डायरेक्शन बनती है. इट मीन्स कि इस केस में कि आर जो है वो इस तरफ है और एफ जो है वो इस तरफ एक्ट कर रहा है. इस केस में जब हम राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं तो जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन आती है, विच मीन्स कि बॉडी इज़ रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, राइट. काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है इसकी, और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के लिए जो नॉर्मल यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क आ रही है वो आउट ऑफ द प्लेन आ रही है, ठीक है. और इसी केस में बच्चों अगर इसको मैं एफ क्रॉस आर कर दूँ, मतलब एफ क्रॉस आर हो जाए, तो उसमें फिर राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये होगा कि एफ क्रॉस आर अगर हम करेंगे तो उसमें जो आप अपनी फिंगर्स को रोटेट करेंगे एफ से आर की तरफ, राइट. और उस केस में थंब जो है वो पॉइंट होगा इनवर्ड. दैट मीन्स के नाउ द फोर्स इज एक्टिंग समवेयर डाउनवर्ड और बॉडी जो है उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हुई है, ठीक है बच्चों. इस तरह से टॉर्क जो है उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड आर एफ साइन थीटा से और उसकी डायरेक्शन को हम लोग जो है वो राइट हैंड रूल से डिटरमिन करेंगे, ठीक हो गया बच्चों. तो टॉर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज़ सर्टेन मैग्नीट्यूड एंड हैज़ सर्टेन डायरेक्शन. ऑल राइट. अब इसमें बच्चों जो एक आखिरी पॉइंट है वो ये है कि टॉर्क जो है ये मतलब स्टार्ट में मैंने जैसे कहा था कि टॉर्क इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल मोशन, ठीक है. अगर कोई बॉडी रोटेट करता है तो उसके लिए टॉर्क जो है वो कहीं ना कहीं किसी तरह से इन्वॉल्व होगा. तो टॉर्क जो है इसको बच्चों हम कहते हैं टॉर्क इज़ रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, इज़ रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स. यानी इसका मतलब जो ये है कि फोर्स और टॉर्क, अब ये दो क्वांटिटीज़ जो हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़,
इसको अगर कंपेयर करें तो फोर्स जो है बच्चों आमतौर पे दैट प्रोड्यूसेस लीनियर मोशन, राइट। अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है ये एक्ट करती है तो उस फोर्स की वजह से ये फोर्स एक्ट की, ये फोर्स ऑब्जेक्ट जो है इसने लीनियर मोशन स्टार्ट कर दी। फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लीनियर मोशन एंड टॉर्क इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल मोशन। तो जिस तरह से फोर्स लीनियर मोशन प्रोड्यूस करती है, इसी तरह से टॉर्क जो है वो रोटेशनल मोशन पैदा करता है। सो फोर्स इन लीनियर मोशन इज़ सिमिलर टू टॉर्क इन रोटेशनल मोशन के, यानी जो फोर्स के कवानीन हैं, जो फोर्स के रूल्स हैं कि फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है तो उसको मूव कराती है तो उसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह प्रोड्यूस होता है जो भी। तो वो जितने रूल्स हैं फोर्स के लीनियर मोशन के लिए, वही बच्चों रूल्स जो है वो बन जाते हैं टॉर्क के लिए रोटेशनल मोशन में, ठीक है। या इसमें से एक रूल बच्चों ये है कि फोर्स जो है वो लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। यानी कि लीनियर मोशन में जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। इसी तरह बच्चों जो टॉर्क है वो जब रोटेशनल मोशन में मतलब एक्ट करेगा, किसी बॉडी को रोटेट करवाएगा तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन जो है प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह हम इसको कह सकते हैं। जैसे जो हम कहेंगे कि फोर्स जो है वो ma के इक्वल होती है, इसी तरह टॉर्क जो है ये I अल्फ़ा के इक्वल होता है। इस इक्वेशन को हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह बच्चों अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो हम कहते हैं कि उसके ऊपर उसका एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है, तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दोनों केसेस में बच्चों जो एक्सेलरेशन है उसका ज़ीरो होगा। तो हम कहेंगे उस केस में जो एफ नेट है, नेट फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, दैट इज़ ज़ीरो। इसी तरह बच्चों जब कोई बॉडी रेस्ट में होगा और यूं कह लें कि बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन कर रहा है, उस बॉडी की यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन हो रही है, तो उस केस में भी बच्चों जो अल्फ़ा होगा, या यूँ कह लें कि जिसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे, वो ज़ीरो होगा। यानी बॉडी रोटेट कर रहा है लेकिन वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा, वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मतलब मूव कर रहा है। उस केस में बच्चों उसके ऊपर जो नेट टॉर्क होगा, नेट टॉर्क दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। नॉट टॉर्क मीन्स नेट टॉर्क, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और वो या फिर वो रोटेट कर रहा है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो उस केस में बच्चों उसके ऊपर जो नेट टॉर्क एक्ट करेगा वो ज़ीरो होगा, राइट, नेट टॉर्क। तो बिल्कुल ये सेम रूल्स जो है अप्लाई होंगे, जिस तरह फोर्स के लीनियर मोशन में, इस तरह टॉर्क के जो है ये एंगुलर मोशन में जो रूल्स हैं वो सेम अप्लाई होंगे, ठीक है बच्चों। और राइट, तो ये था बच्चों आज का लेक्चर हमारा टॉर्क का। आई होप कि आप सब लोग इसको अंडरस्टैंड कर चुके। स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे सेंड करें। डिफरेंट तरह से हमने टॉर्क की एग्जांपल्स लेकर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि टॉर्क क्या है। तो और राइट बच्चों, इस लेक्चर को अच्छा सा प्रिपेयर करें और इसमें कोई क्वेश्चन हो तो मुझे सेंड कीजिएगा, इसकी तैयारी करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी इसको जो है वो इसको डिफरेंट एंगल से देखें और इसमें कोई मज़ीद क्वेश्चन भी बना सकते हैं। और राइट बच्चों, थैंक यू वेरी मच, all the best, see you in the next video. Allah Hafiz.